हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड एज यू नो कि आज हम करेंगे 50 क्वेश्चंस विद इन 50 मिनट्स। सो नेक्स्ट 40 या 50 मिनट्स में हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू CHO एग्ज़ाम, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर स्क्रीन पर रहेंगे, बट आपको साथ में रैशनले एंड एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते जाएंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए और अगले 40-50 मिनट्स के लिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि अगर ये MP CHO का पेपर है तो ये CHO के जो क्वेश्चंस हैं वो MP के ही रहने वाले हैं। क्योंकि एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप CHO बनते हो तो आप चाहे UP के CHO बनो या राजस्थान के CHO बनो या MP के बनो, कहीं के भी बनो, ओवरऑल आपकी जॉब सेम रहने वाली है ना। सो आपका सिलेबस भी सेम रहने वाला है, आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी सेम रहने वाले हैं, इसीलिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी सेम ही आएंगे। सो करंट अफेयर को छोड़ के आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरी तरीके से रिलायबल समझ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लेट्स सी। ओके, so question number 1 is which part of pancreas produce and secrete insulin। ठीक है, सो आंसर तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पे जानेंगे इंसुलिन जो है कहाँ से सीक्रेट होता है पैनक्रियास में। सो अगर आपका ये पैनक्रियास ले लो सपोज, सो आपको पैनक्रियास के बारे में जो 2-4 इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, बिकॉज आपको क्वेश्चन जो है वो हर बार घुमा के आएगा, राइट। जैसे इस बार ये क्वेश्चन आया है तो अगली बार पैनक्रियास के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, चांसेस हैं, लेकिन अलग आएगा। तो आपको पैनक्रियास को ही पकड़ लेना है और 2-4 बातें उसके बारे में ही जान लेनी है। तो सपोज ये पैनक्रियास है, पैनक्रिया आपका किस तरह का ग्लैंड है, पहला क्वेश्चन। पैनक्रियास आपका मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड बोले तो ये आपका एंडोक्राइन भी होता है इसमें पोर्शन, और इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, मतलब ये दोनों तरीके से काम करता है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन हो गया कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं। सो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि द ग्लैंड्स विच आर नॉट हैविंग डक्ट्स आर नोन एज, और आपको ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको बताना है, ठीक है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट नहीं होती है, ठीक है। द ग्लैंड्स विच आर नॉट हैविंग डक्ट आर एंडोक्राइन। कैसे याद रखोगे, एंडोक्राइन में से इस एन को पकड़ लोगे, ठीक है, और एन से आप याद रखोगे नॉट हैविंग नो डक्ट्स, या सिंपल लिख लो, है ना, एंडोक्राइन लिख लो। एंडोक्राइन में आपको एन को ले लेना है और इस एन से आपको याद रखना है नो डक्ट। तो जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स नहीं है वो एंडोक्राइन है, जिनके पास डक्ट है, डक्ट के थ्रू सिक्रीशन कर रहे हैं, वो एक्सोक्राइन है। लेकिन पैनक्रियास हमारा एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसके पास एंडोक्राइन फंक्शन भी है और इसके पास एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहीं तैयार हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड जो भी है पैनक्रियास के ऊपर, कि एंडोक्राइन फंक्शंस में क्या क्या है। तो एंडोक्राइन फंक्शन अगर हम देखें पैनक्रियास का, तो इसके पास कुछ सेल्स हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ठीक है, और PP पैनक्रियास पॉलीपेप्टाइड सेल्स, राइट। सो एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर आप देखोगे कि पैनक्रियास के पास 4 तरह के सेल्स होते हैं। अल्फा सेल्स सिक्रीट करते हैं, निकालते हैं ग्लूकागॉन को, याद रखना, ये हर एक पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि CHO में इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि अब क्वेश्चन आ गया कि अल्फा सेल्स सिक्रीट व्हाट, है ना, 4 ऑप्शन हैं, तो आप ग्लूकागॉन पर टिक कर दोगे बिकॉज यू नो द आंसर। बीटा सेल्स सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, डेल्टा सेल्स सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन, राइट, एंड पॉलीपेप्टाइड सेल्स सिक्रीट करते हैं पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स। सो क्वेश्चंस यहाँ पे 4 तैयार हो चुके हैं। अगर पूछ लिया जाए बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, डेल्टा सेल्स, पॉलीपेप्टाइड सेल्स, तो आपको सारा पता होना चाहिए, राइट। नाउ ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज को बढ़ाना।
इंसुलिन का कम करना। सोमैटोस्टेटिन का काम है ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के ऊपर नज़र रखना कि ये दोनों अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, या तो इनको कम करो। और पॉलीपेप्टाइड सेल्स का रोल जो है वो देखा गया है कि आपकी भूख बढ़ाने में, एपेटाइट बढ़ाने में ये काम करते हैं। नेक्स्ट एक्सोक्राइन फंक्शन देख लेते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शंस में आपको पता होगा पैनक्रिएटिक एंजाइम्स, है ना, जब आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। सो पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हमको चाहिए होते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। सो एक्सोक्राइन फंक्शन पैनक्रियास का यही है कि जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो उसमें से पैनक्रिएटिक एंजाइम्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइपेजेस, ठीक है, देन आपका ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, देन अमाइलेजेस। ओके, सो ये एंजाइम्स का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी फूड है उसको डाइजेशन के लायक बनाना है ना, तोड़ तोड़ के उसको टुकड़ों में छोटा छोटा बना देना कि वो डाइजेस्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल लाइपेजेस आपके काम करेंगे फैट पे, ट्रिप्सिन आपके काम करेंगे प्रोटीन पे, और एमाइलेजेस आपके काम करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ऐसा फूड खाया जिसमें फैट है, तो उस फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज का होना जरूरी है, लाइपेजेस एंजाइम्स का होना जरूरी है। प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने के लिए ट्रिप्सिन का होना ज़रूरी है। सो अब जैसे चने आपने खा लिए, मूंगफली आपने खा ली, तो ऐसे डाइजेस्ट नहीं होने वाली सीधे सीधे चने ही डाइजेस्ट हो गए, सीधे ब्लड में पहुँचे, नहीं, पहले वो पेप्टाइड्स बनेंगे ना। और पेप्टाइड्स कैसे बनेंगे, जब उनके ऊपर ट्रिप्सिन काम करेगा, है ना। सो दीज आर द एंजाइम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्पफुल फॉर योर डाइजेशन, ठीक है। तो ये पैनक्रिएटिक एंजाइम्स हैं और ये एक्सोक्राइन पोर्शन से निकलते हैं पैनक्रियास के। ये सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मुझे हर बार तो बोलने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन है, तो आप लिखते चलो ये चीज़ें, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हाँ जी, क्वेश्चन क्या था कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है इंसुलिन। सो इंसुलिन ना आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये पूरा एक सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जैसे मैंने बताया था ना, अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ये सारे सेल्स जिस एरिया में पाए जाते हैं, जिस सेल्स में पाए जाते हैं, वहाँ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं उस पोर्शन को, ठीक है। सो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट हो रहा है इंसुलिन। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा और स्पेसिफिक पूछा जाता तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, बीटा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी बीटा सेल्स मौजूद हैं और वहाँ से सिक्रीट हो रहा है आपका इंसुलिन, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो इन हाई ग्रेड फीवर द बॉडी टेम्परेचर इज, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर में बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो वो आपको बताना है एंड आपका सही आंसर होगा 103 से 102 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ पता होना चाहिए रिगार्डिंग टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए हमें। सो कुछ टर्म्स होते हैं जस्ट आपको पता होने चाहिए। लो पायरेक्सिया, ठीक है, मीडियम पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया एंड हाइपरथर्मिया। कब किस कंडीशन में हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। सो अगर 99 से 100 तक की रेंज में टेम्परेचर है, डिग्री फ़ारेनहाइट मत भूलना, सो तो हम उसे लो पायरेक्सिया बोलेंगे, ठीक है। अगर 100 से 103 है तो हम उसको मीडियम पायरेक्सिया बोलेंगे। अगर 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर है तो हम उसे हाई पायरेक्सिया बोलेंगे। और अगर 105 से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर तो हम उसे हाइपरथर्मिया बोलेंगे। एम आई क्लियर? ये आपको याद रखना है। अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन में लिखा है हाई ग्रेड फीवर तो हमारा पायरेक्सिया होता है, यानी कि इन्होंने पूछा है कि हाई पायरेक्सिया कौन से टेम्परेचर में फॉल करेगा। तो हमें देखना है कि हाई पायरेक्सिया की रेंज क्या है, 103 से 105। 103 से 105 ऑप्शंस कोई ऐसा है नहीं, लेकिन 103 से 105 जैसा
जो फिट बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसी के साथ आपको एक टर्म और पता होना चाहिए, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हम कब बोलते हैं? हाइपोथर्मिया लिख लेना खुद से। हाइपोथर्मिया हम बोलते हैं जब 95 से टेम्परेचर नीचे चला जाता है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर नीचे चला जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसके लिए तो बच्चों आपको पता होने चाहिए कि हमारी बॉडी में ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, है ना। तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे जब आपको पता होंगे, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से, हमारे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, है ना। पैनक्रिया तो हमने मिक्स्ड में है तो वो एंडो में भी आ जाएगा और एक्सो में भी आ जाएगा। सो आपका आंसर हो गया हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, वैन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना, वैन पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट्स, ये सबको आता होगा, इसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। और अगर मोर देन 100 बीट्स है, मोर देन 100 बीट्स है तो उसे हम बोलते हैं टेकिकार्डिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को ये सब समझ आ रहा है या नहीं। योर फीडबैक बच्चों, योर फीडबैक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, राइट। आपको CHO प्रिपरेशन में जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर आपको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैं बुक्स बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स हैं, ऑल्दो ये सच है कि मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं की थी जब मैंने CHO का एग्ज़ाम क्लियर किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं की थी क्योंकि बुक्स जो थी वो लॉक्ड थी, हॉस्टल में लॉकडाउन लगा था, तो इस चक्कर में बुक्स का कोई मतलब ही नहीं रह गया जो भी था। लेकिन ओवरऑल नोट्स कैसे बनाने हैं या फिर आपको मेरे नोट्स देखने हैं, मैं अपने नोट्स पढ़ाऊँ आपको, कुछ भी है तो आप बच्चों कमेंट्स में लिखो ना। आपके कमेंट से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपके कमेंट से या आपके लाइक से या आपके व्यूज़ से बहुत ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। एज़ यू नो वेरी वेल, छोटा सा चैनल है, अभी बहुत ग्रोइंग स्टेज में है, बट जब भी आप कमेंट करते हो या लाइक करते हो तो उससे हमें ना मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है जो हम समझा रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है आगे भी करना चाहिए, राइट। तो अगर मुझे जो सही लगता है वो मैं अपलोड कर देती हूँ, बट अगर आप बताओगे कि क्या आपको ज़रूरत है तो उस अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। इसीलिए बच्चों लाइक और कमेंट विशेष तौर पे कमेंट करके बताया करो कि समझ आ रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। सो डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज़ नोन एज, ये सबको ही पता होगा आई थिंक, बहुत ही कॉमन सा टर्म है। सो हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, राइट। तो अगर ऑक्सीजन ब्लड में कम है तो हाइपोक्सीमिया, और ऑक्सीजन अगर टिश्यूज़ में कम है, टिश्यूज़ लेवल पे कम है, ठीक है, या अगर क्वेश्चन पे ऐसे लिखा गया सेल्स में कम है या टिश्यूज़ में कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंडीशन को हाइपोक्सिया, ठीक है। एंड कैप्निया तो आपको पता ही होगा, कैप्निया मतलब CO2। तो अगर CO2 बॉडी में है ज़्यादा तो हाइपर कैप्निया और कम है तो हाइपोकैप्निया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज्ड ऑफ 7 बोन्स। 7 बोन्स से क्या बना हुआ है इन सारे ऑप्शंस में से। सो 7 बोन से बनी हुई सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको वर्टिब्रास पता होंगे कि टोटल वर्टिब्रास कितने होते हैं। लेट्स सी, सर्वाइकल ठीक है कितने होते हैं 7, थोरेसिक कितने होते हैं 12, लंबर कितने होते हैं 5, ठीक है। फिर सैक्रम में 5 होते हैं लेकिन वो फ्यूज़ हो रहे होते हैं, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 5 क्योंकि 5 फ्यूज़ होकर 1 ही बना रहे होते हैं। देन कॉकेक्स में होती हैं 4 बोन्स लेकिन ये भी फ्यूज़ होती हैं, ठीक है। सो टोटल वर्टिब्रा कितने हो गए 7 और 12 19 और 5 24 25 और 26 अगर हम इसको फ्यूज काउंट कर रहे हैं तो, है ना। और अगर हम सेपरेटली काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 12 और 7 19 और 5 24 24 और 5 29 और 4 33। सो 33 टोटल वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन अगर फ्यूज वाले को हम 1 की तरह काउंट करें तो 26। तो ऐसे कभी कभी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास, ऑप्शन में 33 है तो 33 टिक करो, ऑप्शन में 33 है ही नहीं तो 26 टिक करो, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी लोब्स लिवर हैव, लिवर के कितने लोब्स हैं? तो बच्चों लिवर के कितने लोब्स हैं? 4 लोब्स हैं। कौन कौन से हैं? राइट, लेफ्ट एंड 2 हैं जिनका नाम है कॉर्डेट, वन इज कॉर्डेट लोब एंड दूसरा है क्वाड्रेट लोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कोलर बोन इज नोन एज क्लैविकल। तो कोलर बोन जो दिखते हैं ना लड़कियों के लिए ब्यूटी बोन, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्किनी रहती हैं लड़कियां, ठीक है, उनको उनकी हड्डियां चमक रही होती हैं, वो ब्यूटी बोन्स दिखती हैं, कॉलर बोन्स, उनको क्लैविकल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर एसोसिएटेड विद क्लॉटिंग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो आप लोगों को देख रहे होगे कि क्वेश्चन देखते देखते आपको समझ में आ रहा होगा कि इट्स नॉट दैट मच टफ टू बिकम CHO, राइट। सो क्लॉटिंग के लिए कौन सा ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल है? वो है प्लेटलेट्स, राइट। तो इसीलिए अगर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स हमको हेल्प करती हैं क्लॉटिंग में, राइट। अच्छा, अगर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन जाएं तो हमेशा क्वेश्चन को आप ऐसे देखा करो कि ये एक क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कैसे देखोगे कि क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है, ऑप्शन पे फोकस जरूर करना है, राइट। तो अगर लिखा होता है कि विच टाइप ऑफ ब्लड सेल एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन, तो आपका आंसर हो जाता WBC, है ना। एसोसिएटेड विद अनीमिया, तो आपका आंसर हो जाता RBC। एंड लिम्फोसाइट्स आपको पता ही होगा, इम्यूनिटी से जुड़े हुए हैं, B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? सो उसके लिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा पास जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइडेड है 2 में, मतलब सेंट्रल एंड पेरिफेरल। पूरा लिख दूँ क्या? सेंट्रल CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम है जो सेंटर में लाई कर रहा है। बॉडी के सेंटर में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, है ना, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब क्वेश्चन पढ़ लो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना है? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन का बना है। इसमें से स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में से आपको चारों ऑप्शन में क्या दिख रहा है? स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, तो आपका आंसर स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी नर्व्स आती हैं, जो पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं ना, आपकी स्पाइनल नर्व्स, है ना, ये सारी सेंसरी नर्व, मोटर एफरेंट नर्व्स, ये सारी आती हैं आपकी PNS में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वैन वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। तो इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था पोलियो फ्री? 2014 में लास्ट केस था, उसके बाद इंडिया हमारा पोलियो फ्री हो गया। व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश? ऐसे क्वेश्चंस को हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक एक एग्जाम आए तब तक ये रेशियोज चेंज भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया? तो 69 है, ये आप याद कर सकते हो, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाला। सो इंडिया में एक इंसान की लगभग जीने की जो कहते हैं ना उम्र, वो 69 है। नेक्स्ट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज़ 33। याद कर सकते हो चाहो तो, वरना ये भी आगे चेंज हो जाएगा, विद इन 1 और 2 ईयर चेंज हो जाएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन in a year in sub health center area with a population of 4800 and birth rate of 25। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि आपको दे रखी है पॉपुलेशन दे रखी है 4800 और आपको बर्थ रेट दे रखा है 25। ठीक है, बर्थ रेट दे रखा है 25 और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस एरिया में अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन कितनी होंगी, ये पूछा जा रहा है। सो आपको पता है, एज यू नो, बर्थ रेट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बर्थ लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000। ठीक है, पर 1000। सो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ बर्थ ढूंढने हैं, 1000 नीचे लिखो
और रेट से मल्टीप्लाई कर दो 25, ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो है 4800, राइट। बहुत ही गंदा लग रहा है, दोबारा लिखते हैं। 4800 पॉपुलेशन है, पर 1000 होता है बर्थ रेट, तो 1000 से डिवाइड कर दो। रेट का मल्टीप्लाई होगा तो 25 का मल्टीप्लाई कर दो। सो जब ये आप क्रॉस करोगे तो ये 40 टाइम्स क्रॉस होगा, ये यहाँ से क्रॉस हो गया और ये आपका यहाँ से 120। ऑप्शन है 120 से 130 में ही 120 आता है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपको पूछा गया है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं काफ़ी सारे बच्चे। तो एक सिंपल सा तरीका है कि जब नॉट ट्रू लिखा है ना, उसको वहीं के वहीं लिख दो फॉल्स। अब पढ़ो क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट तीनों सही होने वाली हैं। सो रुबेला इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़, ये बात सही है क्योंकि रुबेला एक वायरल डिजीज़ है। फाइलेरियासिस एक पैरासाइटिक डिजीज़ है, ये बात भी सही है, ठीक है। मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, ये बात गलत है क्योंकि एनाफिलीज क्या कर रहा है, फिर एनाफिलीज से होता है ना ट्रांसफर मलेरिया। देन फोर्थ क्या, टाइफॉइड स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये बात भी सही है। सो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कौन सी बात है जो गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द पीरियड बिटवीन, ठीक है। सो क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड, ये जानेंगे। सपोज यहाँ, ठीक है, ये है एंट्री। एंट्री किसकी हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर गया, और ये है वो टाइम जब साइन एंड सिम्टम्स आपको आने लगे। तो एंट्री जब हुई और एंट्री के बाद जब साइन एंड सिम्टम्स आए, उतने बीच में जो ड्यूरेशन रही है ना, उतने बीच में जो टाइम लगा उसको साइन एंड सिम्टम्स शो करने में, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगी हो, कुछ भी हो, तो उसको जो टाइम लगा साइन एंड सिम्टम्स शो करने में, वो होता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। एम आई क्लियर। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम, इन दोनों के बीच में लगने वाला टाइम, यानी कि पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। अगला क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ विरुलेंस। सो विरुलेंस को समझने के लिए हम समझेंगे पहले तो विरुलेंस और पैथोजेनिसिटी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विरुलेंस और पैथोजेनिसिटी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझो पहले पैथोजेनिसिटी क्या है, एक वो ताकत है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कि वो बीमारी फैला सकता है या नहीं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास पैथोजेंस, सुना है, पैथोजेंस होते हैं या फिर नॉन पैथोजेंस होते हैं। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरिया है, फंजाई, जो भी है, वो या तो पैथोजेनिक हो सकता है या नॉन पैथोजेनिक हो सकता है। पैथोजेनिक होगा तो बीमारी करेगा, नॉन पैथोजेनिक होगा तो आपको कोई भी हार्म नहीं करेगा, आप भी खुश रहो, वो भी खुश रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ई कोलाई आपका नॉर्मल कमेंसल बैक्टीरिया भी है ना। इसी तरीके से ये कौन सा, परफ्रिंजिस, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, नाम से बहुत डरावना सा लग रहा है, बट इट्स ऑल्सो नॉर्मल कमेंसर ऑफ योर बॉडी, राइट। लेकिन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं जो थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सैल्मोनेला टाइफॉइड कर रहा है ना। तो अगर किसी बैक्टीरिया की वो खासियत, या किसी ऑर्गेनिज्म कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो ताकत कि वो बीमारी कर सकता है या नहीं कर सकता है, कहलाती है पैथोजेनिसिटी, राइट। क्लियर हो गया। अब वायरुलेंस क्या होता है, अब वो कितनी सीवियर बीमारी कर सकता है ना, वो कहलाता है वायरुलेंस। बीमारी कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसको कहेंगे, उसको चेक करेंगे उसकी पैथोजेनिसिटी के थ्रू। लेकिन वायरुलेंस होती है कि उसमें बीमारी फैलाने की ताकत कितनी है। कहते हैं ना कि ये बहुत ही वायलेंट डिजीज़ है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलने वाली डिजीज़ है ना।
बहुत तेज़ी से कोरोना फैला, तो कोरोना इज़ अ वेरी वायलेंट डिजीज़, राइट। सो अगेन डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी किसी ऑर्गेनिज्म की है वो होती है विरुलेंस। ओके, सो आप देख सकते हो पैथोजेनिसिटी हो गई कि द पोटेंशियल एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज़, है ना। इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिख लो, बोल दे रही हूँ मैं, इतना सारा नहीं लिख पाऊंगी स्क्रीन पे। एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज़, एबिलिटी, उसके पास एबिलिटी है डिजीज़ प्रोड्यूस करने की या नहीं, वो है पैथोजेनिसिटी। अब उसके पास कितनी पावर है उस डिजीज़ को प्रोड्यूस करने की। सो अगर आपको इजी वर्ड में लिखना है तो आप लिख लो प्रोड्यूसिंग पावर, है ना, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो होती है विरुलेंस। तो इसी को इन्होंने लैंग्वेज चेंज करके लिख दिया है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि पावर, सो डिजीज़ कॉजिंग पावर कितनी है उस ऑर्गेनिज्म की, उसे हम कहते हैं विरुलेंस। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू इस्टेब्लिश एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी। ठीक है, किसी पैथोजन की उस एबिलिटी को जिसके थ्रू वो इन्फेक्शन फैला पा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एजेंट होस्ट एंड वॉट, फिल इन द ब्लैंक्स है ना यहाँ पे, मेक्स इट अ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो आपको आंसर पता ही होगा, एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इस तरीके से ट्रायड रहता है। ट्रायड ये कहता है कि एक एजेंट होना चाहिए जो बीमारी करेगा, एक होस्ट होना चाहिए जिसके अंदर बीमारी होगी, एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब एक ऐसी वो सारी कंडीशंस होनी चाहिए फेवरेबल जहाँ पे बीमारी हो सके। तो ये एक पूरा ट्रायड बन जाता है बीमारी का, ठीक है। देन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी इसमें एडिशन टाइम का भी कर दिया गया है, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट और यहाँ पे टाइम, ये न्यू अपडेट है। तो अब ऐसा है कि एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट के साथ एक स्पेसिफिक टाइम भी ज़रूरी होता है इन्फेक्शन होने के लिए, बीमारी होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 विच फोकसेस ऑन सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है। बताइए सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट, कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, और एक होता है प्राइमोर्डियल। अगर दिग्गज हो गए तो प्राइमोर्डियल भी जानते होगे कि प्राइमोर्डियल क्या होता है ना। सो किसी भी डिज़ीज़ के रिस्क को आने से भी पहले हम जो इंटरवेंशंस लेते हैं वो प्राइमोर्डियल में आते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जब हम डिज़ीज़ के आने से पहले ही ले लेते हैं इंटरवेंशंस, वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिजीज़ आ गई है लेकिन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, वो सेकेंडरी में आते हैं। टर्शरी, अब डिजीज़ भी आ गई, कॉम्प्लिकेशन भी आ गए हैं, बट क्या किया सकता है, अब क्या किया सकता है कि जो भी हम उसकी लाइफ स्टाइल है उसमें चेंजेस ऐसे लाके कि हम उसे रिहेबिलिटेशन दे सकते हैं, वो टर्शरी प्रिवेंशन में आते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में मैंने क्या बताया आपको कि डिज़ीज़ आ चुकी है बट उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। सो हेल्थ प्रमोशन में डिजीज़ आई है, नहीं, हेल्थ प्रमोट कर रहे हो आप। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छा लाइफस्टाइल का एडवांटेज बता रहे हो लोगों को, अच्छे खाना खाने का एडवांटेज बता रहे हो। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्पेसिफिकली जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है वहाँ पे अपने मास्क वगैरह और ये अपना रेस्पिरेटर ये सब पहन के आप और पीपी पहन के गए, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। तो ये डिज़ीज़ आने से पहले लिया, डिज़ीज़ आने से पहले ही ले सकते हो ना, डिज़ीज़ तो नहीं आई है। रिहैबिलिटेशन वो कब लिया जाता है, टर्शरी प्रिवेंशन में, जब डिज़ीज़ आ भी चुकी है और अपने लेटर स्टेजेस में ही पहुंच चुकी है। सो यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन वाला कोई भी ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दैम। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी टफ लग रहा हो तो मैं मतलब बहुत अच्छे से और खुल के इसीलिए नहीं बता पा रही हूँ बिकॉज ऑफ टाइम। जितना भी मैं लंबा खींचूँगी उतना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा वीडियो का, और फिर ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस कॉन्सेप्ट को अलग समझाऊँ तो मैं एक अलग से वीडियो में समझा सकती हूँ, अगर आपको इससे क्वेश्चंस फंसते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ब्रोंकियल अस्थमा इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ब्रोंकियल अस्थमा। सो
अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। वीजिंग साउंड आता है, हाँ जी आता है। ऑल एज ग्रुप्स में हो सकती है, हाँ। सो ऑल ऑफ देम आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। ये तो आप सबको पता होगा कोरोना की वजह से, थैंक्स टू कोरोना, कि जब हमें डिजीज़ का स्प्रेड रोकना होता है तो हम अगर मूवमेंट, लोगों का मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्वारंटीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोफोबिया, ये भी सबको पता होगा, फियर ऑफ वाटर। फियर को हम स्केयर भी बोलते हैं, तो स्केयर्ड ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल आर वाटर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट, तो इसके लिए तो आपको एक लिस्ट पढ़नी होगी कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, और वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत सारी होती हैं। सो अगर बेटर ये कि मेन इंपॉर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीज़ आपको पता होनी चाहिए। इकोलिया हो गया, जियार्डिया हो गया, है ना। सो यहाँ पे ऑल आर वाटर बॉर्न डिजीज़ एक्सेप्ट हेपेटाइटिस ए है, जी है। टाइफॉइड फीवर होता है, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है ना टाइफॉइड फीवर, अभी ये तो पढ़ा था। डिसेंट्री बिल्कुल होता है गंदे पानी से, है ना। सो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी। ANC क्या होता है? एंटीनेटल चेकअप्स, ठीक है। सो एंटीनेटल चेकअप्स आपके रहते हैं बिफोर, मतलब बिफोर द डिलीवरी, राइट। सो एंटीनेटल चेकअप्स कितने मिनिमम नेसेसरी होते हैं? तो इसमें ना बच्चों 3 कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि आइडियली मतलब जो सबसे बेस्ट है एक वुमेन के लिए, सबसे बेस्ट है ना, जो आइडियली कहते हैं कि 12 से 15 चेकअप होने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो WHO कहता है कि चलो ठीक है, मतलब 12 से 15 अगर बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, बट मिनिमम 8 विजिट्स आपको रखनी चाहिए। सो ये WHO कहता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, क्योंकि हमें पता है तुम लोग बहुत आलसी हो और इंडिया के लोगों को वैसे भी हॉस्पिटल जाने से बचना ही होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 4 विजिट्स तो रखो, 4 बार तो आओ। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 4 है, WHO के अकॉर्डिंग 8 है, ठीक है। और जब CHO का एग्ज़ाम आएगा तो CHO वाले सारे आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको इंडिया में काम करना है, ठीक है। CHO बन के आप भी अमेरिका या जर्मनी में तो नहीं बैठने वाले। सो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 4 याद होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑल आर द साइंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। सो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वो होती हैं जिसकी वजह से मतलब एक तरीके से कह लो कि पेशेंट जो है, मदर जो है और बेबी जो है, उसकी लाइफ को खतरा हो। सो एक्लैम्शिया में ऐसा होता है कि देयर इज़ अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ बेबी एज वेल एज मदर। प्रीवियस स्टिल बर्थ रहा हो, वो भी है एक फैक्टर। सिजेरियन सेक्शन भी है प्रीवियस। सो यहाँ पे ऑल आर द साइंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, आंसर आपका नन ऑफ देम हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सीवियर अनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो सीवियर अनीमिया के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब सीवियर अनीमिया है तो हम टैबलेट्स नहीं खिला सकते, क्योंकि टैबलेट्स जो है ना, टैबलेट्स हम खिलाते हैं माइल्ड अनीमिया के केस में, ठीक है। अनीमिया इन प्रेगनेंसी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अनीमिया इन प्रेगनेंसी हम तब बोलते हैं जब लेडी का हीमोग्लोबिन 11 mg/dl से नीचे होता है, तब हम बोलते हैं अनीमिया है उसको, जिसके लिए हमें इंटरवेंशंस लेने पड़ते हैं। और हम कहते हैं कि आप 1 से 2 गोली आयरन की डेली खाओगे जब तक आपका हीमोग्लोबिन 11 तक ना पहुंच जाए, ठीक है। ये हम उसको बोलते हैं। और जब 11 पहुंच जाएगा उसके बाद आप 6 महीने तक कंटिन्यूसली हर दिन 1 गोली खाओगे, और डिलीवरी के बाद भी 6 महीने तक आप ये 1 गोली जो है डेली खाओगे, ठीक है। अब उस एक गोली में क्या होता है, क्वेश्चन उस पर भी आ जाता है कभी कभी। सो उस एक गोली में 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है और 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा अभी पूछ रहे हैं कि सीवियर अनीमिया में आप क्या करोगे। सीवियर अनीमिया में, सॉरी, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सीवियर अनीमिया। सीवियर अनीमिया का केस है तो हम रिस्क नहीं लेंगे उसे टैबलेट खिलाने की, हमें या तो डायरेक्टली उसे इंजेक्शन लगाना चाहिए, वो भी ठीक है।
ANC चेकअप बाय मेडिकल ऑफिसर, ये भी ठीक है क्योंकि ये हाई रिस्क कर देता है, प्रेगनेंसी हाई रिस्क बन जाती है, तो चेकअप बहुत ज़रूरी है। रेस्ट एडवाइस करना, ये भी ठीक है क्योंकि अनीमिया की कंडीशन में फटीग और ये चक्कर आना ये सब तो होता ही है, तो रेस्ट एडवाइस करना, लेकिन टैबलेट का ऑप्शन नहीं होता है सीवियर अनीमिया के केस में, ठीक है। तो आप पता कैसे करोगे? 11 से नीचे आपका अनीमिया है, 7 से नीचे आपका सीवियर अनीमिया है, और 4 से नीचे आपका वेरी सीवियर अनीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया क्या होता है ये आपको पता ही होगा। एक्लैम्शिया मतलब प्री एक्लैम्शिया और कन्वर्जन्स, जब दोनों चीज़ें साथ में देखने को मिलेंगी। प्री एक्लैम्शिया आपका प्रोटीन होता है, प्रोटीन इन यूरिन, और बीपी, ये दो चीज़ें चेक करते हो ना प्री एक्लैम्शिया में, ठीक है। सो प्रोटीन चेक करोगे आप यूरिन में, एंड उसके अलावा बीपी चेक करोगे जो कि आपका आई थिंक 140/90 से ऊपर होता है। और अगर इन दोनों के साथ आपको झटके भी आ रहे हैं, कन्वर्जन भी आ रहे हैं, तो ये एक्लैम्शिया बन जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए क्या ट्रू है? सो डायबिटिक लेडी कंसीव्स हैं, ये मुझे ऑप्शन ही समझ नहीं आया। इंक्रीज इन ब्लड शुगर ओनली 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसा तो नहीं है, 3rd ट्राइमेस्टर के बाद से बढ़ा ही रहता है। नो मेडिकेशन रिक्वायर्ड, ऐसा भी नहीं है। तो हाई ब्लड शुगर डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यही स्टेटमेंट सही है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है? वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में स्पेशली देखने को मिलती है, स्पेशली 28 वीक्स पे चेकअप किया जाता है, 28 वीक्स के बाद या 28 वीक्स पे स्पेशली देखने को मिलती है डायबिटीज़, जो कि पहले उस वुमेन में नहीं थी। पहले वो वुमेन बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन प्रेगनेंसी के 28 वीक्स पे, 28 वीक्स के आसपास उसमें डायबिटीज़ के जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, वो होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेनार्की यूजुअली अकर एट द एज ऑफ। तो मेनार्की की एज बतानी है जो कि है 11 से 13 साल। एक बार आप चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना कि अब ये कहीं 8 से 10 साल तो नहीं हो गई है, ओके। सो मेनार्की यूजुअली अकर एट द एज ऑफ, मेनार्की यूजुअली अकर एट द एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स, ठीक है। और अगर 13 ईयर्स तक भी मेनार्की नहीं आई है, यानी कि प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं हुआ है, तो उसे डिलेड मेनार्की बोलेंगे, ओके। अगर 8 साल से पहले आ जाए तो हम उसे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ गई है, यानी कि 8 साल से पहले आ गई, और डिलेड देर से आई है तो प्यूबर्टी की वो एज हो जाएगी मोर देन 13, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट डे ऑफ लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड इज इतना, व्हाट इज़ द ईडीडी निकालना है। ईडीडी निकालने के लिए निगलीज फॉर्मूला लगाना है। निगलीज फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, 12 में 7 डेज ऐड कर लो, कितना हो गया, 19 हो गया। यानी कि आंसर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 19 से मिलता जुलता सिर्फ एक ऑप्शन है, तो हाँ ये तो हो गया शॉर्ट वे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा पूरा समझो क्वेश्चन को। 12 में 7 ऐड किया तो 19 आ गया, ठीक है। अब जुलाई में 9 मंथ ऐड कर लो। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये क्या आ जाएगा 19 अप्रैल, और एक साल आगे बढ़ा दो 2020, तो ये आपकी हो गई ईडीडी। ऐसे निकालते हैं ना। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कैसे निकालते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप कमेंट में बताओ मुझे, मैं आपको स्पेसिफिकली समझाऊंगी अलग से, एक अलग से वीडियो में, ठीक है। मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम कॉन्सेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी। सो जिस दिन कॉन्सेप्शन किया है, मतलब जिस दिन कॉन्सेप्शन, मतलब कॉन्सेप्शन इज इंटरकोर्स, राइट। सो आपने जब से आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तब से और डिलीवरी के 42 डेज तक बाद तक, कैसे समझोगे, ये समझो आप, ये आपका डे ऑफ कॉन्सेप्शन है, यानी कि इस दिन आपने इंटरकोर्स किया, फिर ये आपकी यहाँ पर डिलीवरी हो गई, फिर डिलीवरी के भी 42 डेज आगे तक। इस बीच में अगर कोई भी डेथ होती है तो उसे हम मैटरनल डेथ बोलते हैं,
ठीक है, मैटरनल डेथ बोलेंगे, उसे सिंपल डेथ नहीं बोलेंगे, उस लेडी की मैटरनल डेथ हुई है। देन द पीरियड ऑफ अबाउट 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं, परप्यूरियम बोलते हैं ना। तो परप्यूरियम तो हमारे ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ लेबल्ड एज सीवियर अनीमिया इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो अभी हमने बात की थी सीवियर और वेरी सीवियर की, ऊपर ही बात की थी हमने कि अगर 11 से कम है तो वो तो अनीमिया है, 7 से कम है तो वो सीवियर अनीमिया है, और 4 से भी कम चला गया तो वो वेरी सीवियर अनीमिया है। यूनिट आप लोग याद रखोगे, यूनिट क्या है, ग्राम पर DL। ठीक है बच्चों, यूनिट याद रखना अच्छे से। देन क्वेश्चन नंबर 36, अ चाइल्ड इज सैम, सैम क्या है, सीवियर अक्यूट माल न्यूट्रिशन। इफ MUC ये क्या है, मिडल अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इज। सो हम किसी बच्चे को सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड कब बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब उसकी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक टेप का नाम सुना है आपने, शाकिर टेप, सुना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। सो ये शाकिर टेप से हम क्या चेक करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये जो ऊपर हमारी आर्म है ना, इसकी गोलाई चेक करते हैं। ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस चेक करते हैं हम किससे, शाकिर टेप से। अब इस टेप में कुछ कलर्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं इस टेप में। ठीक है, ग्रीन रेड येलो, तो अगर रेड येलो और ग्रीन ये कैटेगरीज कलर्स के अकॉर्डिंग है, इस टेप में ही होते हैं। ये एक टेप मान लो, ये शाकिर टेप। सो अगर आपकी कलाई 11.5 सेंटीमीटर की गोलाई से भी कम है तो आप किस कैटेगरी में हो, रेड कैटेगरी में हो, यानी कि आप जो है ना, आपको सीवियर एक्यूट मालनरिशमेंट है, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन किसे कहते हैं, जब 11.5 सेंटीमीटर से कम होती है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ठीक है, येलो कैटेगरी में 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर्स, ये याद रखना है। और ग्रीन कैटेगरी में 12.5 से ऊपर जितना भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो ग्रीन कैटेगरीज के। तो ये बताना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आपके कैटेगरीज से भी आ सकते हैं कि येलो कैटेगरी में क्या वैल्यू रहती है, ग्रीन कैटेगरी में क्या वैल्यू रहती है, इस तरीके से। राइट, तो 3-4 क्वेश्चन हो गए, शाकिर टेप के ऊपर हो गया कि वो क्या मेज़र करता है एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आइडियल एज फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, 6 मंथ, है ना। 6 मंथ तक हमें एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलना होता है मदर को कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराओ बच्चे को 6 मंथ तक। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और 6 मंथ होने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी दे सकते हैं अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जैसे आपको दलिया थोड़ा दे दिया, थोड़ा सा केला मैश करके दे दिया, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ये तो क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा है, देखो पिछले वाले पेपर में भी यही आया था और ऐसा होता ही है। देन व्हाट इज नियोनेटल पीरियड, 28 डेज तक को हम बोलते हैं नियोनेटल पीरियड, इन्फेंट 1 साल तक के को। और अर्ली नियोनेट किसको बोलेंगे, 0 to 7 डेज, ये आपको पता होना चाहिए, अर्ली नियोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। सो कौन सी डिजीज़ है जो कि फीको ओरल रूट से फैलती है, आपका आंसर हो जाएगा पोलियो, ठीक है। सो गंदा खाना, गंदा पानी, सो पोलियो हो सकता है। इसका मतलब ये है कि स्विमिंग पूल में जाके सिर्फ तैरना है, वहाँ का पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 5 year old हैविंग लूज मोशंस हो रहे हैं एंड यूरिन आउटपुट एडिक्वेट है, प्लेफुल है, इसका मतलब लूज मोशन तो हो रहे हैं बट बच्चे की कंडीशन जो है स्टेबल है। प्लेफुल लिख दिया, इसका मतलब हंस खेल रहा है बच्चा, ठीक है। तो ऐसे में हमारा इंटरवेंशन क्या होगा कि हम उसे ORS देंगे, ठीक है। अगर बच्चे को सिम्टम सीवियर होते हैं तब हम IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, इस सब के बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी बच्चा प्लेफुल है तो ORS इज़ इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डायरिया मीन्स लूज स्टूल्स,
कितने स्टूल्स होंगे एक दिन में, तब आप बोलोगे डायरिया। तो 3 और मोर टाइम्स, 3 या 3 से ज़्यादा स्टूल्स एक दिन में है तो उसे आप डायरिया बोलते हो। देन 43, क्वेश्चन नंबर 43, हु कैन प्रोवाइड KMC, कंगारू मदर केयर, कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है? मदर, फादर, ग्रैंड मदर, कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि मेन क्या है, मेन KMC का पर्पस है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, और ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अब ये कॉन्टैक्ट देने वाला कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है अगर मदर नहीं है तो। सो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट। तो डिसेंट्री जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें क्या होता है, स्टूल्स में ब्लड होता है, हाँ जी होता है। डायरिया रहता है इसमें, तो इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है। टिनिस्मस होता है, मतलब एक प्रॉब्लम सी आती है डेफिकेशन के टाइम पे, स्पैज़म सा होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ वॉर्म इन स्टूल, नो। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 45, What is not true about severe pneumonia in child age 11 month? ठीक है। सो सीवियर निमोनिया के केस में अगर बच्चा है 11 महीने का और उसको सीवियर निमोनिया है, तो उसके लिए नॉट ट्रू मतलब कौन सी बात है जो गलत है, राइट। तो सीवियर निमोनिया में रेस्पिरेटरी रेट 50 से ऊपर रहता है, ठीक है रहता है। चाइल्ड ड्राउजी होगा, हाँ। ड्रिंक और फीड रिफ्यूज़ करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, हाँ ये भी सही है क्योंकि सीवियर निमोनिया है। ओनली एक्सरे कैन कन्फर्म, नहीं ये सही नहीं है। एक्सरे के अलावा भी देयर आर सो मैनी थिंग्स, फॉर एग्जांपल आप रिट्रैक्शंस देख सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप, और भी चीज़ें हैं जो कंफर्म कर सकती हैं, नॉट ओनली एक्सरे। देन क्वेश्चन नंबर 46, PCV वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। PCV वैक्सीन क्या होती है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, नाम में न्यूमोकोकल आ रहा है, यानी कि किससे प्रोटेक्ट कर रही है? निमोनिया से। क्वेश्चन नंबर 47, मीजल्स शुड नॉट बी यूज्ड इफ हैज़ बीन मोर देन हाउ मेनी आवर्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे दवाई है हमारी और यहाँ पे उसके मिला के कुछ ना कुछ आएगा उसके साथ कि जिसमें वो मिला के वो दवाई दी जाती होगी, है ना। कोई भी दवाई अगर पाउडर फॉर्म में आती है, कोई भी वैक्सीन सॉरी, तो हम उसे पाउडर फॉर्म में तो नहीं दे सकते पेशेंट को, तो हमें उसे किसी ना किसी चीज़ में डाइल्यूट करना होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूएंट। अब ये डाइल्यूएंट जो है ना वो उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये मीज़ल्स का डाइल्यूएंट क्या है ना। जैसे क्वेश्चन में मीज़ल्स है तो मेरे को मीज़ल्स याद आ गया। मीज़ल्स का डाइल्यूएंट क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर। ये क्वेश्चन है ये भूलना नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर मीज़ल्स का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं मीज़ल्स की वैक्सीन में डिस्टिल्ड वाटर को, ठीक है। और होता क्या है कि जब हमने ये मिला लिया, ठीक है, जो भी पानी आया था उसके साथ उसमें हमने मीज़ल्स को मिला लिया पाउडर फॉर्म में, मतलब जो भी वैक्सीन हमने तैयार कर ली मिला के, तो आप 4 घंटे के बाद आप उसे डिस्कार्ड कर दोगे, 4 घंटे के बाद आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो यही इसमें पूछा गया है कि कितने घंटों तक यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करना चाहिए, तो वो है 4 घंटे। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है यहाँ पे कि BCG का डाइल्यूएंट क्या होता है? नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिकॉन्स्टिट्यूएंट ही पूछ लिया जाता है कि क्या है, कौन सी वैक्सीन में कौन सा रिकॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलॉन्ग विद मीजल्स वैक्सीन इज़ फॉर अ चाइल्ड ऑफ 16 मंथ एज। तो यहाँ पे आंसर तो आपको दिख ही रहा है, बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए आप शुरू करते हो 9 मंथ से देना बच्चे को। तो 9 मंथ पे जो इसकी डोज होती है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये आपको 1 ml में मिल जाता है, राइट। लेकिन जब 16 मंथ पे बच्चा आएगा ना, तो 16 मंथ के बाद से हम हर बार इसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स देंगे, और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स 2 ml में होंगी, जाहिर सी बात है। सो ये है विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए शुरू कब से होती है? 9 मंथ से शुरू हो जाती है, उसके बाद 16 से 24 मंथ पे अगली डोज दी जाती है, और उसके बाद हर एक डोज जो है आपको 6 मंथ का गैप करते हुए देनी है। कब तक? जब तक कि बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, राइट। सो ये हो गया आपको विटामिन ए के बारे में सम पॉइंट्स टू रिमेंबर जिन पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49,
विच वैक्सीन प्रिवेंट कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। ठीक है, सो अब बहुत ही ईजी ऑप्शन हैं, क्या ही बताऊँ, क्या ही समझाऊँ इसमें। विच वैक्सीन प्रिवेंट कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, रूबेला किस में आ रहा है, आर फॉर रूबेला है ना, मीजल्स मम्स रूबेला, तो यहाँ पे एमआर वैक्सीन हो जाएगी कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम को प्रिवेंट करने की। क्वेश्चन नंबर 15, so all of the following are given intramuscularly except, okay, so question number 50, all of the following are given intramuscularly except, so यहाँ पे डीपीटी है, आईएम देते हैं, हेपेटाइटिस बी आईएम देते हैं, पेंटावलेंट आईएम देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा मीजल्स एंड रूबेला, क्योंकि ये सबक्यूटेनियसली देते हैं। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बीसीजी कैसे देते हैं, पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि बीसीजी इंट्राडर्मल दी जाती है, इंट्राडर्मल बीसीजी दी जाती है। इसके अलावा इंट्राडर्मल हम आईपीवी भी देते हैं। आईपीवी इज़ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जो कि हम इंट्राडर्मल भी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। सबक्यूटेनियस में आपको स्पेशली क्वेश्चन मीजल्स पे पूछा जाएगा, ठीक है। ओरल है, अगर पूछा जाए कि ओरल रूट से कौन से देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ओरल से हम देते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन एंड आपका रोटा वायरस, ठीक है। बाकी सारी आईएम देते हैं, तो उनसे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है रूट के ऊपर स्पेशली। तो ये हो गए हमारे ओवरऑल 50 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम ऐसे ही 50 क्वेश्चन करेंगे धमाकेदार तेज़ी से रफ्तार के साथ। लेकिन अगला वीडियो तभी आएगा जब आप मुझे बताओगे कमेंट में कि हाँ आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं और समझ में आ रहा है, लाइक कर, मतलब यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट, राइट। सो things to know, the things that are important for you, things that you should know and things that are important to you are, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, अगर आप लिंक्स के थ्रू यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपके ऊपर है। अदरवाइज इफ़ यू आर यूजिंग टेलीग्राम ऐप, तो टेलीग्राम ऐप पे आपको सर्च करना है RN एस्पिरेंट्स, ठीक है, ये हमारे चैनल का नेम है। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन कर सकते हो, क्यों करना है ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा। CHO का जो कंटेंट है वो हमने वहाँ पे डाल रखा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी आपको सॉल्व करने हैं, सिलेबस डाल रखा है, और इसी के अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें डालते रहते हैं जो नर्सिंग से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए CHO एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपकी जो पॉसिबल है हेल्प कर पाऊँगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जिनमें हमने आई थिंक हार्डली 2 वीडियोस और बनाए हैं इसी तरीके से, तो वो भी देख लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।